अब बेटा 3 प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं, 3 का यानी क और ख। अब प्रश्न नंबर 4 देखिए। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब देखिए, मैंने आपको अध्याय में पहले ही समझा दिया था कि जो लेखिका की एक परदादी थी, वह ना हमेशा लीक से हटकर चलती थी, अर्थात अपनी परंपरा से उसे जीवन यापन करने वाली थी। वह सबके विरुद्ध चलना जानती थी। परिवार में ऐसा नहीं कि पहले से कोई लड़की नहीं थी, यानी परदादी के पुत्र और पोतों की भी बहनें थी। इसलिए कोई ऐसा कारण नहीं था कि वह पहली संतान के रूप में लड़की मांगी। लेकिन आपको पता है, बहुत से व्यक्ति ना जब भी कोई मन्नत मांगते हैं तो पहली संतान के रूप में लड़का होने की मन्नत मांगते हैं। लेकिन उसने इस परंपरा को तोड़ा और पहली संतान लड़की होने की मन्नत मांग ली। आम लोग देखिए इस प्रचलित परंपराओं के विरुद्ध चलना वह इस परंपरा के विरुद्ध चलना चाहती। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि घर में यदि सबकी राय एक हो ना, तो कहीं न कहीं कभी न कभी संयुक्त परिवार में ऐसा कोई न कोई सदस्य अवश्य मिल जाता है कि सब कार्य सुचारू रूप से चल रही हो, लेकिन कोई न कोई उस कार्य में बाधा उत्पन्न कर देता है। तो संयुक्त परिवार की समस्याएं भी हैं, लेकिन लाभ भी बहुत ज्यादा है। अब प्रश्न नंबर 5। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर देना है। अब प्यारे बच्चों, ये तो एक व्यवहारिक बात भी है, सीधी भी बात है कि डराने धमकाने, कि किसी को डराने धमकाने या उपदेश देने की अपेक्षा उसे यदि विनम्रता से कोई बात कही जाए ना, तो शायद विनम्रता कठोर से कठोर व्यक्ति को, निर्दयी व्यक्ति को भी झुका सकती है। अर्थात प्यारे बच्चों, लेखिका की जो बहन रेणु थी ना, उसने, आपको आपने पढ़ा है अध्याय में कि उसने बीए करने से मना कर दिया था। वह कहती थी कि बीए करने से कोई लाभ ही नहीं है, तो मैं बीए क्यों करूं, या तो मुझे समझा दो कि बीए करने के ये लाभ हैं। फिर उसे बताया गया कि भाई बीए करने से नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जगह शादी हो जाएगी, समाज में आपको सभी आदर सत्कार की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन इतने भाव कहने, इतने अधिक विचार देने पर भी वह न मानी। अंत में पिताजी ने स्वयं कहा कि मैं कहता हूं बीए करो। ठीक है, यह कहने पर, पिताजी के यह तर्क देने पर उसने बीए पास कर लिया। अतः मैं कहना चाहता हूं बच्चों कि कई बार ना हम व्यक्ति को डराते हैं, धमकाते हैं, अपने उपदेश देते हैं, तो वो कई बार काम नहीं आते। कई जगह विनम्रता बहुत अधिक काम आती है। अर्थात हमें समय और स्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए, समय के अनुसार परिवर्तनशील होना चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं विनम्रता भी दिखानी चाहिए। अब देखिए, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न से आपने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे
लेकर रहेंगे, एक प्रकार का यह नारा भी था। और इसमें क्या कहा, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब ये प्रश्न का उत्तर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कि जो लेखिका ना कर्नाटक के बागलकोट में पहुंची, तो तब तक उसके 2 बच्चे थे और स्कूल जाने योग्य थे। बागलकोट में उस समय कोई स्कूल भी नहीं था, तो ना उसने सीमेंट कारखाने की आर्थिक सहायता से वहां एक प्राइमरी स्कूल खोलने की सिफारिश की, विनती की, अनुरोध किया। परंतु आप जानते हैं कि उस स्थान पर ना ईसाइयों, क्रिश्चियनों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए वो वहां पर स्कूल नहीं खोलना चाहते थे। परंतु बहुत अधिक अनुरोध करने पर उन्होंने ये कहा था ना कि हमें यह वचन दे दो कि यह 100 वर्षों तक चलेगा, तो हम स्कूल खोल देंगे। तो उन्होंने असमर्थता दिखाई थी। तो उसने ना अपनी राहत, अपने अनेक प्रकार की सहायता प्राप्त करके, आर्थिक सहायता लेके वहां पर एक स्कूल खोला और वहां पर कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाई। उसे अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी भाषाओं का ज्ञान था और वह उस स्कूल में उन्हें पढ़ाती थी। प्यारे बच्चों, अपने प्रदेश में भी बच्चों की यानी कन्याओं की, लड़कियों की शिक्षा फ्री की गई है और उनके पढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहां इसीलिए कहा गया कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ताकि वह बाल मजदूरी से बच सके। अब प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों की अधिक अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा सकता है। अर्थात हमें तो पाठ के आधार पर बताना है कि किन को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जा सकता है। पाठ के आधार पर देखो, सबसे पहले लेखिका की नानी थी, वह परंपरावादी थी और परंपरावादी होते मरने से पहले अपनी इकलौती बेटी का विवाह वह अंग्रेजी सरकार के गुलामों से न करके अपनी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाना चाहती थी। और उसके पति बैरिस्टर थे, फिर भी उसने अपना साधारण जीवन जिया। आजादी की लड़ाई में किसी न किसी प्रकार से उसने अपना योगदान दिया, इसलिए वह श्रद्धा की पात्र थी। और लेखिका की जो परदादी थी, उसने चोर को खेतों में काम करने योग्य बनाया, उसका यानी बुरा कार्य छुड़वा दिया। चोरी करने का उसका जो मार्ग था उसे वहां से हटा दिया, इसलिए वह भी किसकी पात्र थी, श्रद्धा की पात्र थी। और प्यारे बच्चों, जब डालमिया नगर में नाटक मंडली बनाना, बागलकोट में प्राइमरी स्कूल खुलवाना, तो लेखिका के प्रति भी हमें नतमस्तक होना चाहिए, अर्थात वह भी तो एक श्रद्धा की पात्र थी। सच, लास्ट बेटा अंतिम प्रश्न, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। देखिए, लेखिका की जो बहन रेणु थी बेटा, वह जिद्दी थी। उसे देखिए, स्कूल वह बारिश होने पर भी स्कूल में गई, जबकि यह पता था कि स्कूल आज बंद है, लेकिन वह चली गई। उसे यानी अमीर होने का बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वह अनेक प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार कर लेती थी। उसे परीक्षा देना अच्छा नहीं लगता था। बीए भी उसने ना अपने पिता के कहने के उपरांत ही की। अब लेखिका बेटा 5 बहनों में दूसरे नंबर पर थी। दिल्ली कॉलेज में पढ़ाती थी। विवाह के बाद बागलकोट में उसने एक स्कूल खुलवाया, प्राइमरी विद्यालय खोला और वहां पर बच्चों को उचित शिक्षा दी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे।